हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 10वां चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाई गई खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि क्या आप यह परपथ आसानी से खींच सकते हैं। इससे बूझो ने यह जानना चाहा, क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। तो विद्युत अवयवों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विद्युत के जो अवयव होते हैं उनके प्रतीक होते हैं, तो उन्हीं से इनको निरूपित करते हैं। तो लिखा है, कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी में कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए सारणी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये सारणी है और ये विद्युत अवयव हैं। जैसे विद्युत सेल के लिए ये प्रतीक है, विद्युत बल्ब के लिए इस तरीके का प्रतीक है, स्विच ऑन की स्थिति में प्रतीक इस तरीके का होता है और स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरीके का। बैटरी का प्रतीक ये है और संयोजी तार का प्रतीक इस तरीके का। तो ये कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं यहाँ पर। आगे इन प्रतीकों के बारे में ही लिखा हुआ है जो अभी आप लोगों को दिखाए हैं। लिखा है, इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? बिल्कुल याद होगा आप लोगों को कि विद्युत सेल जो होती है उसमें एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। आगे लिखा है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। तो ये वाली जो रेखा है ये धन को और ये ऋण को प्रदर्शित कर रही है। आगे लिखा है, स्विच के लिए ऑन स्थिति अथवा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो ये जो प्रतीक आपको दिखाए हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है, एक बैटरी अथवा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है, अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो संयोजन है, ऊपर वाला जो चित्र है इसमें 2 सेलों की बैटरी है और ये नीचे वाला चित्र है इसमें 4 सेलों की बैटरी दिखाई गई है। बैटरी के धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन बैटरी कहलाता है। आगे लिखा है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इसमें कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव चित्र के अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे को सटाकर
रखा जाता है। तो जब सेलों को सटा कर रखते हैं तो इस प्रकार से उन्हें संयोजित किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में एक पतले तार के द्वारा सेल के एक धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी इनको संयोजित किया जाता है। आगे लिखा है, अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्ले का प्रयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं, इस प्रकार से जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। तो बाजार में भी सेल होल्डर मिलते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियों को बनाने के लिए। आगे लिखा है, इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सेल होल्डर है एक प्रकार का। आगे लिखा है, चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? ट्रक की बैटरी का ये काट चित्र है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जो बैटरियां ट्रैक्टरों, ट्रकों और इन्वर्टर में उपयोग की जाती हैं, तो वो जो है प्लेटों के कई सेटों से मिलकर बनी होती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। और ये जो प्लेट होती है, ये इस प्लेट का प्रत्येक सेट एक सेल की तरीके से व्यवहार करता है और अनेकों सेलों से मिलकर बनी होने के कारण इन्हें बैटरी कहते हैं। तो ये जो प्लेट आप देख सकते हैं, ये सेल की भांति ही व्यवहार करता है। ये प्लेटें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसीलिए इसे बैटरी कहते हैं। और ये कई प्लेटों का सेट अंदर लगा होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। अब ये जो क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, इनमें आरेख खींचना है और ये आवश्यक भी नहीं है। जहां से प्रश्न बनते हैं वही बताते चलते हैं। ये आप देख लीजिए, ये विद्युत परपथ का आरेख है। बल्ब के बारे में पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है, यानी जो फिलामेंट है यदि वह टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिर वह प्रदीप्त नहीं होता है। बल्ब का प्रतीक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रहा विद्युत बल्ब का प्रतीक। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। लिखा है, ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। यानी जो स्विच होता है वो परपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई निश्चित जगह हो। आगे लिखा है, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परपथ पूरा होता है। परपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परपथ कहते हैं। इस स्थिति में परपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बंद परपथ और खुला परपथ क्या होता है। जब स्विच ऑन हो तो वह परपथ कहलाता है बंद परपथ, और जब स्विच ऑफ हो
तो वो परपथ कहलाता है खुला परपथ। ये वाला क्रियाकलाप लिखा हुआ है, ये आवश्यक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आप लोगों ने हीटर देखा होगा इस तरीके से, ये वाला हीटर, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार जो है तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये तार इस तरीके से लगा होता है, नाइक्रोम का ये तार होता है और ये रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। आगे लिखा है, क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक यानी हीटर देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत मापन अवयव कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ऊष्मा देने लगते हैं जैसा अभी बताया है। तो सर्दियों में इसका उपयोग किया जाता है हाथ सेकने के लिए, और पहले इसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता था। आगे लिखा है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। तो जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार लंबाई और मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। आगे लिखा है, विद्युत परपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। तो ये विद्युत बल्ब का तंतु है, ये इतने तप्त हो जाते हैं कि ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा है, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाए। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? इसका परीक्षण करें। तो इसका परीक्षण करना है, उसके पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। बूझो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों के अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है? तो आपने देखा होगा, ये विद्युत इस्त्री है जिससे कपड़ों पर प्रेस किया जाता है। केतली होती है, विद्युत केतली। तो इनके सबके ऊपर क्या होता है? एक आवरण होता है जिससे जो अवयव होते हैं वो दिखाई नहीं देते। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखा है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्राय प्रयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सनहत प्रतिदीप्त लैंप CFLs इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल
प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त तथा सन्हत प्रदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। यानी जो एलईडी बल्ब होते हैं वे जो ये रॉड आती हैं आप लोगों ने देखी होगी, CFL आते हैं, तो इन सबसे कम विद्युत उसमें खर्च होती है। किसमें? एलईडी बल्ब में। आगे लिखा है इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि ये विद्युत कम खर्च करते हैं। आगे लिखा है ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। आगे लिखा है प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इनमें क्या होता है, जो प्रतिदीप्त नलिकाएं यानी ये रॉड होती हैं और CFL होते हैं, जो इनमें क्या होता है, एक पारे का वाष्प भरा होता है जो विषैला होता है, तो इसलिए इनका निपटारा यानी खराब हो जाने पर इन्हें सावधानी पूर्वक निपटारा इनका किया जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज के बारे में बताया गया है, जो आज से कुछ समय पहले इनका उपयोग किया जाता था, अब इनका उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता होगा, लगभग ना के बराबर। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विद्युत फ्यूज जो है कैसे काम करते हैं। लिखा है कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो है विद्युत फ्यूज, इनका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि यदि विद्युत धारा तय सीमा से अधिक आ जाती है तो तार जो हैं अति तप्त हो जाते हैं जिससे आग लग सकती है। तो यदि परपथ में फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा और परपथ टूट जाएगा जिससे क्या होगा, आग लगने से और जो क्षति होने वाली होती है उससे बचा जा सकता है। आगे लिखा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र में दर्शाए गए हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज हैं, जो इस चित्र में दर्शाए गए हैं, ये घरों में उपयोग किए जाते थे फ्यूज, ये वाले। आगे लिखा है इस चित्र में जो फ्यूज दर्शाए गए हैं, अब इस चित्र की बात हो रही है। लिखा है चित्र में दर्शाई गई फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है विद्युत साधित्रों में। ये हैं विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर, इनका उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। आगे लिखा है हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? तो विद्युत धारा के अन्य प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको भी पढ़ना आवश्यक है। तो यहाँ एक सावधानी लिखी हुई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कभी भी मुख्य परपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है, विद्युत परपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। तो शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कई बार ऐसी खबरें आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ी होंगी। यहाँ लिखा हुआ है, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परपथ विच्छेदकों यानी MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। फ्यूज के स्थान पर अब इनका उपयोग किया जाने लगा है। आगे लिखा है, जब किसी परपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। तो इस चिन्ह को आपको देखना है जब भी आप इनको अपने घर पर लगवाएं। तो विद्युत फ्यूज की जगह अब इन्होंने ले ली है, इन्हें क्या कहते हैं, लघु परपथ विच्छेदक MCBs। यहाँ लिखा हुआ है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का उपयोग ही करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब लिखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ लेते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए एक क्रियाकलाप है, उसे पढ़ना आवश्यक है, तभी ये समझ में आएगा। लिखा है, उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, इस तरीके से करना है। आगे लिखा है, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आ जाती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग हमें क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन और स्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, हैंस क्रिश्चियन और स्टेड। आगे लिखा है, अतः किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? तो विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में भी किया जाता है और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है विद्युत चुंबक के बारे में। तो ये क्रियाकलाप लिखे हैं और इन्हें पढ़ना भी आवश्यक है, तो इसीलिए इनको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी
लचीला तार लीजिए, इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। आगे लिखा है, कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। यानी कि जो पिन हैं वे कील के सिरे से चिपक जाते हैं जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो जो पिन हैं वह कील से अलग हो जाते हैं। तो यह किस प्रकार व्यवहार करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। आगे लिखा है, इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाई गई क्रेन के चित्र की याद है? तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में मैंने भी पढ़ाया है कि जो अध्याय 10 है उसमें एक चित्र छपा हुआ है कि क्रेन कबाड़े के सामान से लोहे की वस्तुओं को निकाल रही है। तो उसमें क्या है, एक चुंबक लगा हुआ है जिससे लोहे की वस्तुएं उससे चिपक जाती हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार की क्रेनों को एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। आगे लिखा है, डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कई आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार से इसे बनाया जाता है ये भी समझ लिया। अब लिखा है विद्युत घंटी के बारे में कि विद्युत घंटी जो है किस तरीके से कार्य करती है। आगे लिखा है, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। आप लोगों ने देखा होगा विद्युत घंटी जो होती है तो उसमें क्या होता है, एक अंदर विद्युत चुंबक होता है। तो वह कैसे कार्य करती है इसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो इस चित्र को देख लीजिए। ये विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परपथ इस चित्र में दिखाया गया है। लिखा है, चित्र में एक विद्युत घंटी का विद्युत परपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है। यानी कि लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है यानी उससे जुड़ जाती है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वह समाप्त हो जाता है। आगे लिखा है, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। कब स्पर्श करती है? जब विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है तो परपथ जो है तो इससे परपथ जो है फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो विद्युत घंटी किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में लिखा हुआ है। ज़्यादा कुछ समझने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। इससे एक या दो ही प्रश्न बनते हैं, तो यदि प्रश्न बने तो उनको आप आसानी से हल कर लेंगे। फ्यूज से कभी कभी प्रश्न पूछा गया है तो फ्यूज के बारे में बता ही दिया है, और विद्युत घंटी से तो प्रश्न कभी कभी ही पूछा जाता है, अभी तक तो शायद ही पूछा गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।